नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमएसएमई के बारे में, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है या उद्यम इसको बोला जाता है। इंग्लिश में अगर बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और जिसे हम एमएसएमई के बारे में अगर देखें तो एमएसएमई इसको शॉर्टकट में बोला जाता है, शॉर्ट में। और यहाँ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो मुख्य रूप से अगर देखें तो छोटे आकार के जो उद्यम होते हैं, जिन्हें उनमें अगर देखें तो होने वाले जो निवेश है उसके आकार से उनको परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उसके आधार पर इनको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के अनुसार यहाँ पे परिभाषित किया जाता है। यहाँ देखें तो इसके अंतर्गत हमको बड़े पैमाने पर रोजगार देखने को मिलते हैं, यानी कुशल तथा अर्ध कुशल जो लोग हैं वो यहाँ पे हमको इन्वेस्ट मतलब जो लोग हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और बड़े पैमाने पर वहाँ पे रोजगार का सृजन होता है। बड़े उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराकर तथा जो विनिर्माण क्षेत्र है, उत्पादन वहाँ पर उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात में योगदान करके मूलभूत वस्तुओं के निर्माण, और इसके अलावा अगर देखें तो सभी जो कार्य है उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाया जाता है। हालांकि हमको देखने को मिलता है वर्ष 2006 यानी अधिनियम 2006 की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम है उनका विकास करने व उन्हें प्रोत्साहन देने का प्राथमिक दायित्व किसका था? राज्य सरकार का। मतलब स्टेट गवर्नमेंट इस पर जो है इसकी पूरी भूमिका यहाँ पे देखने को मिलती है, राज्य सरकार की। लेकिन इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम? मतलब वर्ष 2006 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम विकास अधिनियम है उसका यहाँ पर निर्माण किया गया, ताकि इसका और प्रोत्साहन और विकास किया जा सके। इस क्षेत्र के अंतर्गत लगभग हमको 3.6 करोड़ इकाइयाँ यहाँ पे स्थापित देखने को मिलती है, और 8 करोड़ से अधिक लोगों को यहाँ पे रोजगार प्राप्त हो रहा है। देश के कुल विनिर्माण में इस क्षेत्र का योगदान लगभग हमको देखें, विनिर्माण में यहाँ पर लगभग 45% योगदान है। इसके अतिरिक्त निर्यात की अगर बात करूँ तो निर्यात में 40% के आसपास यहाँ पे योगदान देखने को मिलता है। साथ ही हमको एक जो है अधिनियम देखने को मिलता है 2006 में ही। 2006 में एक अधिनियम देखने को मिलता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास, जिसे हम बोलते हैं एमएसएमईडी शॉर्ट में। ये अधिनियम के अनुसार उद्योगों को यहाँ पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला तो होता है विनिर्माण उद्योग और दूसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ देखिए दोनों हम यहाँ देख सकते हैं, एक तो विनिर्माण के बारे में दी गई है जानकारी और एक दी गई है सेवा क्षेत्र के बारे में। तो चलिए विनिर्माण के बारे में यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले देखें विनिर्माण के अंतर्गत उद्योगों के प्रकार में यहाँ आपको देखने को मिलता है। देखिए सूक्ष्म उद्योग आते हैं, लघु उद्योग आते हैं, मध्यम आते हैं और बृहद आते हैं। तो सूक्ष्म को कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखिए 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए यहाँ पे निवेश, इसको बोला जाता है सूक्ष्म। लघु की अगर बात करें तो 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से अंदर होना चाहिए, यानी ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक यहाँ पे होना चाहिए, और 10 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो समझ लीजिए यहाँ पे बृहद उद्योग है। तो इस प्रकार से इनको परिभाषित किया जाता है विनिर्माण क्षेत्र को। इसके साथ में हम देखें तो हमको सेवा क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए उद्योग के प्रकार, यहाँ पे निवेश की सीमा, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? सूक्ष्म उद्योग अगर है तो अधिकतम यहाँ पे 10 लाख रुपए यहाँ निवेश होना चाहिए। फिर लघु की अगर बात करें तो 10 से 2 करोड़ रुपए तक होना चाहिए, मध्यम में 2 करोड़ से 5 करोड़ होना चाहिए, और बृहद में 5 करोड़ से ऊपर, यानी कि कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाते हैं बृहद उद्योग। तो यह चारों चीज़ें हम देखिए विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों के अंतर्गत यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देखें तो मंत्रिमंडल ने वर्गीकरण के मानकों के बदलने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उपक्रम है उसके विकास के लिए एक अधिनियम लाया था, जिसे हम बोलते हैं एमएसएमईडी, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006। इसमें संशोधन किया तथा लोकसभा में लंबित जो विधेयक था 2015 को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसी के अंतर्गत देखें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के वर्गीकरण के आधार को संयंत्र एवं मशीनरी जो उपकरण है उसमें निवेश से बदलकर वार्षिक व्यापार में बदलने का प्रस्ताव भी किया। और जो संशोधन हुआ था 2006 वाला, उसकी धारा 7 में संशोधन हो जाएगा, यहाँ पे ये डिफाइन किया गया। और जो माल तथा जो सेवाएं होती है उसके संबंध में वार्षिक व्यापार को ध्यान में रखते हुए जो इकाइयाँ है उसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया। तो यहाँ देख सकते हैं इकाइयों को कैसे परिभाषित किया गया है। वार्षिक व्यापार उद्यम का प्रकार, तो देखिए जैसे अगर व्यापार है 5 करोड़ तक का तो उसको सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा दी गई। इसके अलावा 5 करोड़ से 75 करोड़ तक का अगर व्यापार है तो यहाँ पर लघु उपक्रम की परिभाषा दी गई। 75 करोड़ रुपए से अगर अधिक है तो इसको मध्यम उपक्रम की परिभाषा दी गई।
इसके अलावा केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह वार्षिक व्यापार की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, परंतु यह परिवर्तन जो MSMED है अधिनियम 2006 में आया तो उसकी धारा 7 में उल्लेखित जो सीमा है उसके 3 गुना अधिक नहीं हो सकता। तो ये चीज़ यहाँ डिफाइन की गई। इसके अलावा MSME जो है उद्योग में MSME उद्यमों की सर्वाधिक जो संख्या है उसमें अगर देखें तो 5 राज्य हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, फिर आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए लाख में जो संख्या दी गई है वो आप लाख में देख सकते हैं। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में टोटल यहाँ पे 5 राज्य यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके अलावा MSME में सर्वाधिक रोजगार पाने वाले, रोजगार प्रदान करने वाले शीर्ष 5 राज्य तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, फिर पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखें तो हमको तमिलनाडु देखने को मिलता है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर उसके बाद हमको महाराष्ट्र देखने को मिलता है। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यानी कि ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो इतना सा बस चेंज है, बाकी दोनों में सेम है। और परसेंटेज यहाँ लाख में आप देख सकते हैं संख्या स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, इसके अलावा हमको देखने को मिलता है एक जो कार्यक्रम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोला जाता है PM, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी या फिर जो है जनरेशन प्रोग्राम इसको बोला जाता है। अगर इसको फुल फॉर्म देखें तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसको बोला जाता है, PMEGP। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2008 में। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा। 2 पूर्व जो योजनाएं थी जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों को आपस में क्या किया गया था, मर्ज। ठीक है, 2+2 योजनाओं को प्लस किया गया था। कौन कौन सी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, दोनों को मर्ज करके इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। यहाँ देखें हम तो योजना का जो उद्देश्य है वो हमको देखने को मिलता है शहरी यानी कि शहर जो अर्बन होता है और रूरल यानी कि ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना के माध्यम से निरंतर व सतत रोजगार के अवसरों का सृजन करना था। यह एक केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम है जिसका प्रशासन अगर बात करें तो प्रशासन MO मिनिस्ट्री ऑफ जो है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ मध्यम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा जो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन है। परंतु इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्रीय स्तर पर खादी ग्राम उद्योग आयोग जिसे हम KVIC खादी ग्राम उद्योग इसके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है जिसे आप मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सुना होगा, लोगो भी आपको पता होगा। तो ये क्या है, तो ये देखिए देश के औद्योगिक विकास जो है वैश्विक निवेश व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को मोदी जी के कार्यकाल में। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया अभियान का यहाँ पे शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत नए जो आविष्कार है, ठीक है, नए जो आविष्कार है या जो नई नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इस नई नई टेक्नोलॉजी नए नए आविष्कार इसके क्षेत्र में अग्रणी और घरेलू जो कंपनी है उनकी पहचान कर उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के रूप में शामिल करना, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। साथ ही इसका संचालन हमको औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जिसे DIPP बोला जाता है इसके द्वारा किया जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक जो है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा, गठन किया जाएगा उसका, जो विदेशी निवेशकों को या विदेशी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके नियामक और नीति से संबंधित यहाँ पर जानकारी यहाँ पर प्रदान कर सके। इसके अलावा हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है 2017 में यानी 24 मई 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सरकारी जो खरीद है उसमें मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने की नीति भी स्वीकृति प्रदान की गई। नीति का क्रियान्वयन सामान्य जो वित्तीय नियम है 2017 के नियम 153 के भाग 3 के अनुसरण में एक आदेश के माध्यम से किया जाएगा। नीति के तहत स्थानीय आपूर्तिकर्ता को सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी और स्थानीय आपूर्तिकर्ता वे होते हैं जिनके सामान व सेवाएं या सामान या सेवाएं स्थानीय सामग्री के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा हम देख सकते हैं 50% को पूरा करती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिली एक मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। चलिए आगे हमको देखने को मिलता है MSE CDP, ठीक है, जिसे हम फुल फॉर्म बोले तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज और CDP का मतलब होता है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में बोले तो MSE CDP, और हिंदी में अगर बात करें तो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर्स विकास कार्यक्रम।
तो इसके बारे में हम देख लेते। देखिए यहाँ पे एमएसएमई जो मंत्रालय है उसने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की जो उत्पादकता है तथा आपसी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए सामूहिक रूप से सामूहिक विकास के दृष्टिकोण से क्लस्टर्स अप्रोच हम बोल सकते हैं उसको यहाँ पे अपनाया, और इकाइयों का समूह जिसे हम क्लस्टर्स ऑफ यूनिट बोलते हैं। सेवा प्रदाता होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जैसे बैंक हो गए, इसके अलावा देखें तो क्रेडिट एजेंसी हो गई, इन सभी को अनेक सुविधाएं प्रदान करता है ताकि वे कम लागत में अच्छी सेवाएं प्रदान कर सके, और अंततः अगर बात करें तो उद्यमियों जो होते हैं उनकी लागत को कम कर सकें। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य देखें तो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिसे एमएसएमईज बोलते हैं उससे संबंधित जो विषय है उनमें जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी की जो स्किल्स है, ठीक है, गुणवत्ता में सुधार है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे किया जाएगा इस योजना के द्वारा। बाजार एवं पूंजी तक पहुँच सुनिश्चित करके उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जाएगी। और जो स्वयं सहायता समूह संगठन है, स्वयं सहायता समूह संगठन जो संघ है आदि के विकास के माध्यम से सामान्य सहयोगी कार्यों के लिए एमएसएमईज की क्षमता का निर्माण करना इसका मुख्य लक्ष्य था। साथ ही हम देखें तो परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र जो थे, कच्चे माल के डिपो, या फिर हम बोलें तो जो अवशिष्ट उपचार थे, एफ्लुएंट जो ट्रीटमेंट होता है आदि प्रक्रियाओं की सहायता के द्वारा हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो केंद्र है उसकी स्थापना करना, सुविधा केंद्र जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये काम था किसका? सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम का, यूनिट्स का जो समूह था उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे MSECDP। चलिए आगे बात करते हैं हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम बोलें इंग्लिश में तो इसको बोला जाता है, नाम भी सुने होंगे आपने, सिडबी। ठीक है, सिडबी इसको बोला जाता है। IDBI का जो शॉर्ट है उसी के अंतर्गत ये निकल कर आया, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहायक से भारतीय औद्योगिक विकास यानी कि IDBI के सहायक बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो स्थापना का जो उद्देश्य है, जो लघु और लघुत्तर जो उद्योग है उनकी स्थापना करना, उनको वित्त की व्यवस्था करना तथा उनका विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य था सिडबी का। और सिडबी का जो मुख्यालय है वो हमको लखनऊ में देखने को मिलता है। इसकी जो है 15 क्षेत्रीय एवं 100 शाखा कार्यालय है। और यह बैंक लघु उद्योगों को व्यापारिक बैंक, सहकारी एवं क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है तथा जो औद्योगिक वित्त निगम है उनके माध्यम से सहायता प्रदान करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने देखे उद्देश्य के बारे में, वित्त पोषण, लघु इनकी स्थापना करना, इनका विकास करना और उनके वित्त की व्यवस्था करना। ये काम था किसका? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का, जिसे हम सिडबी बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, IDBI की एक सहायक शाखा के रूप में इसका विकास किया गया था या इसका गठन किया गया था। आगे देखने को मिलता है हमको राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ठीक है, निगम लिमिटेड जो होता है जिसे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट में अगर बोले तो NSICL इसको बोला जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहन, सहायता एवं वित्त पोषण का कार्य करता है। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिली इसके अंतर्गत। साथ ही हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण संस्थान देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय उद्यमशीलता संस्थान आपको भारत में कहाँ देखने को मिलता है? गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु उद्योग विकास संगठन जो है नोएडा में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार संस्थान ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक क्रय नीति देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, तो जो सूक्ष्म लघु और जो उद्यम है उनके विकास और प्रोत्साहन के लिए MSME मंत्रालय ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए वस्तु एवं जो सेवा है उसकी खरीद के लिए सार्वजनिक क्रय नीति 2012 के शीर्षक के रूप में अधिसूचना जारी की। बस इतना, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना इस पर। और एक और चीज़ आप देखिए तो वार्षिक लक्ष्य की कुल खरीद का जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमों से कम 4% खरीद करना आवश्यक था। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ संगठन हैं जिनके बारे में देखें तो सबसे पहला आपके सामने मिलेगा लघु उद्योग विकास संगठन। स्थापना इसकी हुई थी 1954 में। ठीक है, लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना के रूप में जो है मतलब के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, जिसे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। शॉर्ट में अगर बोले तो SIDO, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और यह लघु, सूक्ष्म एवं जो मध्यम उद्योग है उसके वित्त पोषण के लिए यहाँ पर शीर्ष संस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
इसके बाद देखें तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित जो राष्ट्रीय बोर्ड है, जिसके अंतर्गत हमको जो 2006 अधिनियम उसके तहत ये चीज़ देखने को मिलती है। एमएसएमई के विकास कार्य में जो केंद्र है और राज्य सरकार है, दोनों के अनेक विभाग या फिर हम बोले तो मंत्रालय तथा जो संगठन है वो यहाँ पर शामिल देखने को मिलते हैं। समन्वय और अंतर जो संस्था है संपर्क के लिए यहाँ पे एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित राष्ट्रीय बोर्ड की यहाँ पे स्थापना की गई और यह एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े हुए सभी विषय पर सरकार को सलाह देने वाली शीर्ष संस्था के रूप में जाना जाता है। एमएसएमई के प्रभार जो मंत्री इसके अध्यक्ष है और बोर्ड में राज्यों के उद्योग जो मंत्री है, कुछ सांसद है, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव है, वित्तीय संस्था है, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं, ये सारे इससे संबंधित और अन्य जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर शामिल देखने को मिलते हैं। चलिए एक और चीज़ देखने को मिलती है, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संगठन। तो ये क्या है, क्या देखिए यहाँ पे अगर देखें तो एमएसएमई को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर पहली पीढ़ी के जो उद्यमी हैं उनके द्वारा नए उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण जो है एक मुख्य तत्व यहाँ पे माना जाता है। पहली पीढ़ी के जो उद्यमी होते हैं उसमें उद्यमिता संस्कृति का जो विकास है उसके करने के लिए मंत्रालय ने जो 3 राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संगठनों या संस्थानों की यहाँ पे स्थापना की है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सूक्ष्म लघु एवं उद्यम जो है उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखें तो देखिए कुछ योजनाएं हैं, उनका उद्देश्य है तो पूंजी सहायता योजना 2000 यहाँ पे देखें तो मशीनरी व संयंत्र खरीदने हेतु पूंजी सहायता के लिए इसको शुरू किया गया। ऋण गारंटी कोष ये भी 2000 में लाई गई, तो उद्यमियों को बिना कुछ परिसंपत्ति गिरवी रखे 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना यहाँ पे इसका उद्देश्य था। सूक्ष्म वित्त योजना 2003-4 में लाई गई, सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको सूक्ष्म क्रेडिट कार्यक्रम योजना के साथ संबद्ध किया गया है और भारत सरकार जो है एक पोर्टफोलियो जोखिम निधि के तहत सिडबी को फंड प्रदान करती है जिसका उपयोग सूक्ष्म वित्त संस्थाएं करती है। फिर ऋण रेटिंग योजना 2005 में देखने को मिली, इसके अंतर्गत मध्यम उद्योग नहीं आते हैं, इसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। फिर राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम 2007-8 में लाया गया, तो उद्यमों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा विकास करना इसका मुख्य जो है उद्देश्य था। तो ये चीज़ हमने देखे हैं कुछ जो हमको यहाँ पे किससे संबंधित देखने मिली, लघु मतलब एमएसएमई के संबंध में। चलिए एक समिति देखते हैं जिसको बोला जाता है लघु उद्योग पर आबिद हुसैन समिति। तो पूछा जाता है आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित थी, तो लघु उद्योग से संबंधित थी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए लघु उद्योगों की समस्या का अध्ययन करके उनके विकास हेतु सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और गठन किया गया था 1995 में। ठीक है, गठन का वर्ष क्या था, 1995। उद्योग मंत्रालय द्वारा इस समिति की सिफारिश को जो है यहाँ पे 27 जनवरी 1997 को सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया। कुछ इसकी सिफारिशें थी, जैसे हम देखें तो जो लघु उद्योगों से संबंधित जो मद रहती है, मदों रहती, उनकी आरक्षण जो है मदों की आरक्षण प्रणाली की समाप्ति यहाँ देखने को मिली। निवेश की सीमा यहाँ बढ़ाई जाए, ये चीज़ देखने को मिली और वर्तमान में 60 से 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए तक की जाए, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली सिफारिश के तहत। फिर विदेशी जो पूंजी निवेश है उसकी सीमा को समाप्त किया जाए, जो कि पहले कितनी थी 24% थी, उसको समाप्त किया जाए, यानी कि कोई भी अपनी इच्छा अनुसार जितना भी निवेश करना चाहे या सीमा उसकी सीमा है उसको समाप्त किया जाए। लघुत्तर इकाई में निवेश की जो सीमा थी उसको भी यहाँ पे बढ़ाया जाए। ठीक है, मतलब 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाए और प्राथमिकता क्षेत्र जो ऋण है उसके अंतर्गत लघु उद्योगों को दिए जाने वाले जो ऋण है उसका 70% लघु इकाइयों को दिया जाए। फिर बात करें तो अगले जो 5 वर्ष है, 5 वर्षों में लघु उद्योगों के हितों के लिए सरकार द्वारा मतलब उसके हितों के लिए सरकार द्वारा पैकेज की घोषणा, यानी 2500 करोड़ रुपए के जो पैकेज है उसकी घोषणा करें। अति लघु उद्योगों की सहायता के लिए यहाँ पे रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की जाए। साथ ही देखें तो लघु औद्योगिक जो इकाई है उस पर नज़र रखने के लिए उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाए ताकि उनका क्रियान्वयन है सही ढंग से किया जा सके। सेवा क्षेत्र की लघु जो स्तर की जो इकाई है उनको भी यहाँ पे लघु उद्योगों में सम्मिलित किया जाए तथा लघु उद्योग जो थे उस क्षेत्र के लघु उद्योग यहाँ पे लघु उद्योग स्तरीय जो मतलब उद्यम है उसके नाम से उसको जाना जाए। साथ में क्रेडिट रेटिंग प्रणाली विकसित की जाए, यानी कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के जो
केंद्रीय लघु उद्यम उद्योग है या समूह है, उनको क्रेडिट रेटिंग प्रणाली यहाँ पे विकसित किया जाए। तो ये थी आबिद हुसैन समिति, कब गठित की गई है ना, और उसके अंतर्गत क्या क्या यहाँ सिफारिश की गई वो हमने देखें। अब बात कर लेते हैं हथकरघा व हस्तशिल्प जो है उससे संबंधित। तो हथकरघा मतलब होता है हैंडलूम, ठीक है। तो यहाँ देखिए हैंडलूम की अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति का ये प्रतीक माना जाता है हैंडलूम, और हमारी जो समृद्ध परंपरा है उसका भी एक अंग के रूप में इसको देखा जा सकता है। अपनी जो विशेषीकृत या अपनी स्पेशल जो डिज़ाइन है वह जो पर्यावरण अनुकूल होने के कारण हथकरघा उत्पादन की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग बढ़ गई है। देश के वस्त्र उत्पादन उद्योग में हथकरघा जो उत्पाद है उसका 15% यहाँ देखने को मिलता है। वस्त्र उत्पादन योगदान में 15% योगदान देखने को मिलता है, तथा निर्यात होने वाली जो आय है उसमें भी इसका विशेष योगदान देखने को मिलता है। इसके अलावा हम अगर बात करें यहाँ पर भारतीय हस्तशिल्प यानी कि हैंडक्राफ्ट, देखिए हथकरघा मतलब हैंडलूम, हस्तशिल्प मतलब हैंडक्राफ्ट, हाथ से बने हुए, है ना। और देश की विविधता व संस्कृति की प्रतिनिधि है, जो हमारी विरासत, परंपरा, कौशल व हुनर, जो भी हमारा क्वालिटी होती है, स्किल्स होती है, उसको संरक्षित करने का काम करती है। इस क्षेत्र में निवेश की लागत कम है और अधिक लाभ तथा निर्यात की दृष्टि से यह सर्वाधिक संभावना वाला क्षेत्र माना जाता है। इसी के साथ में हम देखें तो हमको 11वीं पंचवर्षीय यानी कि 11वीं 5 ईयर प्लान देखने को मिलता है। इसमें देश में करीब हमको 69 लाख शिल्पकारों को रोजगार प्राप्त हुआ, जिसमें महिलाओं की संख्या अगर बात करें तो कितनी थी, 39 लाख, और कुल शिल्पकार जो थे, कुल शिल्पकार में अगर देखें तो 56% यहाँ पे महिलाएं थी। कुछ अभी के कुछ वर्षों की अगर बात करें तो यहाँ पे हस्तशिल्प क्षेत्र जो है विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसके रूप में उभरा हुआ है। और भारतीय जो कालीन है, मतलब जो डिज़ाइन है, ठीक है, उसकी वैश्विक जो कालीन बाजार है उसमें 26% की भागीदारी देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, हथकरघा, हस्तशिल्प हथकरघा विकास के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत कुछ जो है हमको देखिए, ये तो हमने देख लिया, देखिए कुछ सेंटर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो संस्थान है जिसके अंतर्गत वाराणसी आता है, सलेम, गुवाहाटी, जोधपुर तथा बारगढ़, ये सभी जो है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखने को मिलता है हमको एक समिति है जिसका नाम है मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है देश के अंतर्गत जो हथकरघा क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं थी उनकी पहचान करना तथा उनके समाधान के लिए उपाय सुझाना इस समिति का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था। इसका गठन इसीलिए किया गया। और यहाँ पे हम देखें तो इसकी रिपोर्ट जो है जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई। इस समिति ने गैर सरकारी जो क्षेत्र के बुनकर है उनको ऋण प्रदान करने के लिए यहाँ पे जो 500 करोड़ है, 500 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय हथकरघा ऋण कोष, राष्ट्रीय हथकरघा ऋण कोष यहाँ पे स्थापित किया गया और एक आपदा राहत योजना यहाँ पे लागू की गई। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी आपको देखने को मिलता है। तो ये इसकी बात करें तो देखिए आपको कब देखने को मिलता है, स्वदेशी उद्योग विशेष जो रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए 7 अगस्त 1905 को चलाए गए। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को सम्मान देते हुए यहाँ पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और 22 अगस्त 2015 को केंद्र सरकार ने हथकरघा उत्पादों के ई विपणन यानी कि जो ऑनलाइन बिक्री होती है उसको प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर जो है उसको तैयार करने के लिए ई विपणन का यहाँ पे उद्देश्य जो है इंडिया हैंडलूम ब्रांड को लोकप्रिय बनाना है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 7 अगस्त। चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे उद्योगों से संबंधित है। ठीक है, भारतीय उद्योग, तो औद्योगिक जो रुग्णता है यानी कि उनमें क्या क्या समस्या है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस इसको बोला जाता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस। पहचाना कैसे जाएगा कि औद्योगिक रुग्णता है, तो देखिए एक अधिनियम आया था, कंपनी अधिनियम 2002, इसकी धारा थी 345 के AA के अनुसार अगर देखें तो इनको कैसे पहचाना जाएगा। तो यहाँ देखिए परिभाषा में पढ़ देता हूँ, इसको जैसे कि वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए है ना, जिसकी किसी वित्तीय वर्ष में, मतलब एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात करें तो एक वित्तीय वर्ष में संचित जो हानि है वो पिछले 4 वित्तीय वर्ष, जो पिछले भी मतलब जो रेगुलर जो पिछले 4 वित्तीय वर्ष है उसके औसत निवल संपत्ति के मूल्य के 50% के बराबर या उससे अधिक हो, जो या फिर हम देखें तो जो निरंतर 3 तिमाही में अपने देनदारों के ऋण को चुकाने में विफल रही हो। तो ये एक चीज़ देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो हमको इसके अलावा देखने को मिलती है, देखिए भारत की लगभग, मतलब पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं, मतलब जो हमने देखे हैं
तो इसका मतलब क्या है कि एक औद्योगिक जो रुग्ण इकाई है वह है जो बहुत दिनों से घाटे में चल रही है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं औद्योगिक रुग्णता भारत में औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक माना जाता है। इसके अलावा भारत की लगभग 2 लाख से अधिक औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं वो रुग्ण अवस्था में है, तथा इनमें जो है 33% इकाइयाँ लघु उद्यम क्षेत्र में है। इनके अतिरिक्त अगर बात करें तो इनमें से मतलब प्रतिवर्ष इनमें से जो है 29,000 इकाइयाँ शामिल होती जा रही है, जो चिंता का विषय बनी हुई। तो आपको ये परिभाषा याद रखना है, ठीक है, जो बहुत दिनों से घाटे में चल रही है उसके कारण यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको औद्योगिक रुग्णता के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्यों औद्योगिक रुग्णता हमारे सामने आती है, तो उसके कारण आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए एक तो कारण दिया है और दूसरा दिया है परिणाम। तो पहले हम देखेंगे कारण। तो देखिए आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता देखने को मिलती है, ठीक है, जो भी हमको यहाँ पे है तो वो आधारभूत संरचना नहीं होगा तो औद्योगिक रुग्णता यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर मांग तथा कार्यशील जो पूंजी है उसका अभाव, और जो कच्चा माल है, ठीक है, कच्चे माल की अनुपलब्धता देखने को मिलेगी। जो श्रमिक होते हैं उनके साथ उद्योग से संबंधित विवाद देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें औद्योगिक रुग्णता का कारण बनती है। पर्याप्त ऊर्जा की अनुपलब्धता यहाँ पे देखने को मिलती है। विपणन की समस्या देखने को मिलती है। कुशल प्रबंधन का अभाव, इसके अलावा देखें तो इसके कारण जो है कार्य कुशलता और प्रतिस्पर्धा में भी कमी देखने को मिलती है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, तो देखिए औद्योगिक रुग्णता के परिणाम की अगर बात करें तो देश की उत्पादक पूंजी के जो एक बड़ा मतलब जो उत्पादक पूंजी है वो हमको अनुत्पादक पूंजी में परिवर्तित होती हुई नजर आती है, ठीक है, जिसके कारण इस जो है मतलब जिसके कारण उस निवेश का जो लाभ है निवेशकों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को नहीं मिल पाता है। इसके अलावा श्रमिकों का जो हित है उस पर प्रतिकूल प्रभाव और श्रमिकों का अनिश्चित जो भविष्य है वो देखने को मिलता है। बैंकों और जो वित्तीय संस्था है उस पर काफ़ी विपरीत प्रभाव यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैर निष्पादित परिसंपत्ति जिसे एनपीए बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसकी समस्या भी सामने देखने को मिलती है। सरकारी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। और जो बंद इकाइयाँ है, बंद इकाइयों के श्रमिकों की छंटनी का अन्य उद्योगों के श्रम संघ विरोध करते हैं तथा व्यापक स्तर पर औद्योगिक हड़तालें भी देखने को मिलती है। तो ये हमने देखे हैं औद्योगिक रुग्णता के कारण क्या है औद्योगिक रुग्णता और उसके परिणाम क्या होते हैं। चलिए अब ये तो हमने देख लिए परिणाम, अब बचने के उपाय भी देखना पड़ेगा, यानी कि उससे हटने के मतलब उससे निजात पाने के यहाँ पे उपाय भी देखना पड़ेगा। तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए इसी से संबंधित एक समिति देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या पर विचार करने के लिए 1981 में तिवारी समिति का गठन किया गया। और तिवारी समिति की सिफारिश पर वर्ष 1985 में क्या किया गया, 1985 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सीका जिसे बोलते हैं, सीका मतलब SICA, इसको पारित किया गया। साथ ही औद्योगिक रुग्णता की समस्या पर विचार करने के लिए 1 मई 1987 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जिसे हम बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, BIFR इसको बोला जाता है, इसकी स्थापना की गई। फिर अगर बात करें तो वर्ष 1993 यानी कि अप्रैल 1993 में इस पर विचार करने के लिए ओंकार गोस्वामी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक रुग्णता की परिभाषा को बदलते हुए साथ ही साथ सीका और BIFR में भी परिवर्तन करने का सुझाव दिया। फिर बात करते हैं 2000 की। सन 2000 में पुनः बालकृष्ण इराडी समिति, बालकृष्ण इराडी जो है उसकी अध्यक्षता में यहाँ पे एक समिति का गठन किया गया। और समिति ने एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जिसे हम बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के गठन तथा इसे कंपनी लॉ बोर्ड के अधिकार सौंपे जाने की अनुशंसा की। समिति के सुझाव के अनुरूप अगर बात करें तो 2002 में एक नया कंपनी अधिनियम यहाँ पे या विधेयक लाया गया। इसके प्रभावी होने के साथ ही सीका और BIFR और AA जो IFR है इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तथा इनके कार्य जो है NCLT को सौंपा जाएगा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, औद्योगिक रुग्णता को बचाने से संबंधित काफ़ी प्रयास यहाँ पे किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं एक चीज़ और जिसे हम बोलते हैं भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, सिंपल अगर बोलें तो IIBI इसको बोला जाता है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, फिर हम अदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे।
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की जो स्थापना है वो हम देखें तो यहाँ पे देखिए 20 मार्च 1985 को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम 1984 के अंतर्गत यहाँ पे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड के पुनर्गठन के रूप में की गई और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का नाम परिवर्तित करके इसका नाम बदल दिया गया भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। ठीक है, इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ऋण तथा पुनर्निर्माण एजेंसी के रूप में रुग्ण तथा बंद जो औद्योगिक इकाई है उसका पुनर्निर्माण करना। साथ ही साथ अगर देखें तो वर्ष 1997 में जो है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कर इसे एक कंपनी का रूप दे दिया गया और इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और आईआईबी जो है सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी वन का मर्चेंट बैंकर के रूप में जानी जाती है। अब बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था एक। तो देखिए स्वतंत्रता के प्रारंभ के वर्ष में 1948 में ही श्रमिकों को पूंजीपतियों के शोषण से बचाने के उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया था। ठीक है, और इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय तथा राज्य सरकारें जो है न्यूनतम मजदूरी दर, काम के घंटे, अवकाश की अवधि, ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे डिफाइन करती है, निर्धारण करती है। सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से जो संबंधित सुझाव है उसको देने के लिए सर्वप्रथम रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का यहाँ गठन किया गया था। और यहाँ पे एक और आयोग देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय श्रम आयोग, नेशनल लेबर कमीशन। तो प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का जो गठन है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हमको इसके अंतर्गत मतलब जो 1966 है, 1966 में इसका जो गठन किया गया था, जिसने श्रम समस्याओं के सभी पक्षों का अध्ययन करने के बाद वर्ष 1969 में अपनी रिपोर्ट को प्रेस किया। और रविंद्र जो वर्मा है उसकी अध्यक्षता में 15 अक्टूबर 1999 को दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का यहाँ पर गठन किया गया है, जिसने अपनी रिपोर्ट हमको देखें तो 2002 में यानी कि 29 जून 2002 को यहाँ पर प्रस्तुत की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में श्रम नियमों में व्यापक सुधारों के सुझाव भी दिए। संगठित क्षेत्र के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उसके लिए भी कार्य की दशाओं को सुधारने का भी सुझाव यहाँ पर दिया। साथ ही हम देखें तो हमको विनिवेश के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम में लगी जो सरकारी पूंजी है उसको बाहर निकाला जाता है, जबकि निजीकरण की अवस्था में देखें तो हमको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जो पूंजी है वो प्रबंधन पर निजी नियंत्रण स्थापित करती है। इसी के अलावा औद्योगिक नीति आई थी 1997 में। उसके तहत लघु उद्यमकर्ता को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला औद्योगिक केंद्र, जिसे हम बोलते हैं डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, इसकी स्थापना यहाँ पर की गई। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, यहाँ हमने देखें लघु उद्यम जो एमएसएमई है उसके अंतर्गत देखें और कुछ अन्य चीज़ें हमने यहाँ पे देखें। तो अगला टॉपिक हमारा देखने को मिलेगा औद्योगिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत आप देखोगे भारत के अंतर्गत जो भी चीज़ है, जैसे दिल्ली क्षेत्र है, गुजरात है, मुंबई है, बेंगलोर है, तमिलनाडु है, ठीक है, जो केरल है, इसके अलावा देखें विशाखापट्टनम है, पश्चिम बंगाल है, छोटा नागपुर का पठार, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलेगी इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए अगर आपने जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उत्तर लेखन ग्रुप, सारी चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल में अवेलेबल मिल जाएगी इससे रिलेटेड। ठीक है, सभी पेपर आपके देखने को मिलेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर 2 जो अभी में हमारा चल रहा है, पेपर 3 भी चल रहा है, पेपर 4 भी यहाँ कंप्लीट किया जाएगा, पेपर 5 भी और 6 भी। तो 2020 के नए सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी। तो यहाँ देखिए हमने पढ़ा क्या क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। जो भी हमने आज के क्लास मतलब अभी की जो क्लास है उसमें हमने देखा, तो देखिए यहाँ हम देखें तो हमने एमएसएमई के बारे में बात की है। ठीक है, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे हम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम बोलते हैं। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जाना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं उद्यम जो है लघु उद्यम और क्लस्टर विकास कार्यक्रम के बारे में जाना, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, साथ में कुछ संस्थान देखें। ठीक है, फिर इसके बाद योजनाओं के बारे में बात की, आबिद हुसैन समिति, हथकरघा हस्तशिल्प के बारे में बात की, मीरा सेठ समिति के बारे में बात की, औद्योगिक रुग्णता क्या है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं, उससे बचने के उपाय देखें। फिर हमने देखें आईआईबी के बारे में, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कमी है, कोई सुधार चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।